हाय एवरीवन। फोकस कैसे मेंटेन करें? फ्रॉम बियर्ड टू ब्यूटी, यूपीएससी एस्पिरेंट हैज़ टू फाइट मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। एंड मैं यहाँ सिर्फ नॉर्मल फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक सिलेबस आपको जानना है, पीवाईक्यू पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। इन कॉमन मिस्टेक के अलावा भी काफ़ी ऐसी मिस्टेक हैं जो रियली मेक और ब्रेक का काम करते हैं। कई बार हम उन फैक्टर्स को रियलाइज़ नहीं करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप टाइम रहते ही उन लूप होल्स को प्लग इन नहीं करोगे देन दे कैन कम्प्लीटली रूइन योर यूपीएससी अटेम्प्ट। इन दिस वीडियो मैं इन्हीं कुछ फैक्टर्स की बात करूंगा विच आई फील कि इन वन वे और अदर जितने लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेस करते ही हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, जो आई थिंक कि सबसे ज़्यादा ट्रबल करता है आपको, वन ओन सेल्फ। किसी भी प्रॉब्लम को लेके आपका मेंटल कंस्ट्रक्ट कैसा है, आपकी अप्रोच कैसी है, हर चीज़ की शुरुआत वहीं से होती है। प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, वो किस हद तक आपको अफेक्ट करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो। द सेकेंड थिंग इज सो कॉल्ड वेल विशर। हर वेल विशर आपकी भलाई नहीं चाहता है। एक दो साल आप तैयारी कर लेते हो, मान लो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो काफ़ी रिलेटिव्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि पता नहीं कितने सालों से तैयारी कर रहा है, शादी कब करेगा, कब तक पढ़ता रहेगा, कब फैमिली को सपोर्ट करेगा, कोई और जॉब देख लो। सो कहने देखने सुनने से तो आपको लगेगा कि आपके ये वेल विशर हैं, बट आपको भी पता है कि ये डीप डाउन कितनी आपकी भलाई चाहते हैं। द थर्ड थिंग इज़ सोशल मीडिया। देखो, सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टूल है, स्पेशली फॉर दोस्त जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं कि आप एक टेलीग्राम ग्रुप बना दो जिसमें जो भी प्रॉब्लम हो हम डिस्कस कर सकते हैं। बट मुझे पता है एंड आप भी इस बात से एग्री करोगे कि टेलीग्राम ग्रुप में कितनी ही प्रोडक्टिव पढ़ाई हो जाती है। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप रन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ग्रुप में सिर्फ इधर उधर की बातें होती हैं। एंड उसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपने कुछ कमेंट कर दिया, सामने वाला कोई कमेंट कर रहा है, फिर उसके बाद आप कुछ कमेंट कर रहे हो। आप ये देखोगे कि आपके कमेंट में कितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं। ये टेम्पटेशन जो है ना, वो डोपामिन रिलीज़ करता है। और देखो, आज के टाइम पे जब आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आप कोई भी डिजिटल आर्गूमेंट जीत के कुछ पा नहीं लोगे। मैंने देखा है कि 5-6 साल पहले जो लोग टेलीग्राम पे लड़ रहे थे आज भी वही कर रहे हैं। सो कोई भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो, एटलीस्ट इस वक्त आप उसको एज अ प्रोडक्टिव टूल यूज़ करो, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो। अभी आप देखोगे तो मेंस का रिजल्ट आने वाला है और उसके लिए भी बहुत से चैनल्स टेलीग्राम पे बन गए हैं। पल पल की खबर आपको मिलती है। उस खबर में कितनी सच्चाई है, कितना सही है, कितना झूठ है, किसी को नहीं पता होता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग मेंस का एग्ज़ाम दिए हैं उनकी जो मेंटल पीस होती है ना, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। द फोर्थ पॉइंट इज़ करियर बैकअप। 2-3 अटैम्प्ट देने के बाद अगर आपका नहीं होता है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको हॉन्ट करने लगता है कि आगे मैं क्या करूँगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जिनको मैं जानता हूँ या फिर जो इस एग्ज़ाम में आते भी हैं, वो ऑल इन होते हैं। ना उनके पास कोई करियर बैकअप होता है, ना उनके बैक ऑफ द माइंड कोई बैकअप प्लान होता है। ये क्वेश्चन तब पॉपअप होता है जब आपको दिखता है कि आपने 3-4 साल इस एग्ज़ाम में बिता दिए हैं विदाउट गेनिंग एनी प्रैक्टिकल स्किल जो आप बाद में यूज़ कर पाओ। और जो ये बैकअप का क्वेश्चन रहता है कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को हैम्पर करता ही है। द फिफ्थ पॉइंट इज़ रिलेशनशिप स्टेटस। आई एम क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस कि अगर आप प्रिपरेशन के फेज़ में हो देन ब्रेकअप्स आर डेडली। अगर आप और आपका पार्टनर दोनों इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को समझो, बट अगर आप डिफरेंट फील्ड से हो तो बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप एक दूसरे के सर्कमस्टांसेस को समझ पाओगे। इफ़ इन एनी केस अगर आपका पार्टनर आपकी सिचुएशन को समझ रहा है देन आई मस्ट से यू आर रियली लकी मेट। द सिक्स्थ वन इज़ जेन्यून फैमिली प्रॉब्लम्स। सबकी लाइफ अलग होती है, सबका कैनवास अलग होता है, सबका फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होता है। 1-2 लाख क्लासेस की फ़ीस कहाँ से आएगी, दिल्ली में रहने का खर्चा कहाँ से आएगा, बुक का खर्चा कहाँ से आएगा, टाइम निकले जा रहा है, उम्र निकले जा रही है। इसके साथ आपको ये भी रियलाइज़ करना होगा कि ये भी एक रियलिटी है कि हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है। देखो, हम लोग हो सकता है कट ऑफ कर लें, किसी दोस्त का फ़ोन ना उठाएं, किसी रिलेटिव से ना मिलें, बट आपके फैमिली वाले ये नहीं कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपके बिहाफ पे उनको जवाब देना होता है। सो जो प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके ऊपर भी ट्रांसफ़र होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आप पढ़ाई से ज़्यादा ये सोचते हो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है।
दिस सेवंथ वन इज पीयर प्रेशर एंड फेलो कंपेटिटर्स। कई बार जो आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है वो आपके फेलो कंपेटिटर्स ही होते हैं। तुमने ये किया कि नहीं किया, इकोनॉमिक्स तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया था तो इसको पढ़ लो, इस रिसोर्स से तो पक्का क्वेश्चन आएगा। तो जो एक फीलिंग ऑफ फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो आपको आपके तैयारी को कहीं ना कहीं खा जाता है, और ये हमको तब रियलाइज़ होता है जब टाइम निकल चुका होता है। द नेक्स्ट वन इज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिसोर्सेज गाइडेंस। आज का टाइम इन्फोडेमिक का है, भर भर के आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, एक एक सब्जेक्ट के आपको 15-15 बुक मिलता है, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि कुछ लोग बुक स्टोर पे जाके स्टोर ओनर से पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हमको कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए। अगर तो आप रिसोर्सेज को लेके, गाइडेंस को लेके इतना डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, देन ट्रस्ट मी आप एक लूप में फंस जाओगे। आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। मान लो किसी टॉपर ने ये बोल दिया कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो भी पढ़ा है वो न्यूज़पेपर के थ्रू ही पढ़ा है, और आप सुन के न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, बट आपको 3-4 घंटा लग जा रहा है न्यूज़पेपर पढ़ने में, आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो, देन वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। आपको उसका कुछ ऑल्टरनेटिव निकालना होगा। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि अगर 1000 लोग का सिलेक्शन हो रहा है तो 1000 अलग अलग तरीका है एग्ज़ाम क्लियर करने का। कोई भी सेट रूल नहीं है कि आपको यही करना है, आपको ये नहीं करना है। कुछ चीज़ें कॉमन है जो आपको करनी ही पड़ेंगी। आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, आपको पीवाई को एनालिसिस करना है, आपको आंसर राइटिंग करना है। इन ब्रॉड पॉइंट्स के अलावा आपको ये ध्यान देना है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। एंड द 9th वन इज़ डीमोटिवेशन एंड सेल्फ डाउट। इस एग्ज़ाम में बहुत बार ऑलमोस्ट हर सेकेंड डे आपको डीमोटिवेशन आएगा, सेल्फ डाउट आएगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कोई जॉब ले लेता हूँ, पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा, नहीं होगा तो आगे क्या करूँगा। जिनसे हम compete कर रहे हैं उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं, तो मेरी तैयारी या फिर मैं एट पार हूँ कि नहीं हूँ। ऐसे ही मल्टीपल डाउट आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहेंगे, और ये सारे डाउट्स, ये सारे कन्फ्यूजन्स, ये सारे डिलेमास आपके एफिशिएंसी को, आपके एफर्ट को हैम्पर करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप उसको घुमाओगे और ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जब तक आप इस फेज़ में हो, आपको कोई कितना भी बोल दे, ये सारी प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं फेस करनी ही पड़ेंगी। बट कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करके, कुछ एडवाइस फॉलो करके आप कंप्लीटली तो नहीं बट टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना वाई सर्च करना है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे हो। आपके अंदर देशभक्ति है, सोशल सर्विस करना है, आपको लोगों की मदद करनी है, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, जो भी रीज़न हो आपको वो रीज़न सर्च करना होगा। और आपका मोटिवेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको 1.5-2 साल तक ये खींच सके। सिर्फ घर वाले बोल दिए हैं या फिर बस बेमन से मैं तैयारी कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे मैंने 2-4 रील्स देख लिए हैं, 2-4 IAS एंट्री के वीडियोस देख लिए हैं, वो आपका मोटिवेशन है, तो बहुत दिन तक आप इस टनल में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। द सेकंड थिंग इज़ कि आपके पास एक टाइमलाइन होना चाहिए। आपको पागल बैल की तरह सिर्फ आँख पे पट्टी बांध के नहीं दौड़ना है। आपके पास प्रॉपर टाइमलाइन होना चाहिए कि मैं 2 या 3 अटेम्प्ट दूंगा, उसके बाद मैं कुछ और करूंगा। मैंने इवन यहाँ तक देखा है कि कुछ लोग अपना 1-2 अटेम्प्ट सिर्फ इसी में वेस्ट कर देते हैं कि एग्ज़ाम का फील लेना है। देखो अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो तो आपका यहाँ अटेम्प्ट तो वेस्ट हो ही रहा है, साथ में आपका ईयर वेस्ट हो रहा है। तो आप अभी जिस पॉइंट पे खड़े हो, चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपका 1 या 2 अटेम्प्ट हो गया है, आपको ये देखना होगा, ये सोचना होगा अपने लिए कि और मैं कितना टाइम दे सकता हूँ। और ये डिसाइड करने के लिए आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया है। आपकी एज कितनी है, आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप कब तक सर्वाइव कर सकते हो बिना जॉब के। पर्सन टू पर्सन सिचुएशन वेरी करेगा, बट आपके पास अपना एक एग्जिट प्लान होना ही चाहिए। मैं इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ बिकॉज मैंने पिछले 1 साल में हज़ारों लोगों से इंटरेक्ट किया है, एंड इट्स वेरी पेनफुल जब आप ये सुनते हो कि लाइफ की एक पॉइंट पे आके मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँगा और मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। आई एम श्योर कि आपको अभिमन्यु नहीं बनना है कि सिर्फ आपको ये पता हो कि चक्रव्यूह में कैसे एंटर किया जाता है, आपको ये भी जानना होगा कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है। इसके बाद देखो आपके पास एक रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। बाय सेइंग रियलिस्टिक प्लान आई मीन टू से कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को या फिर अपने शेड्यूल को इस तरह डिवाइड करो कि आप उसको फॉलो कर सकते हो। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कि आपको टाइम टेबल बनाना है, आप ये मत बना दो कि मैं दिन में 12 घंटा पढ़ूंगा, 14 घंटा पढ़ूंगा। अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हो, 9 घंटा पढ़ रहे हो,
तो आप उसी टाइम टेबल पे स्टिक रहो, बट मेक श्योर करो कि आप उसको फॉलो करो। जब भी आपके पास एक रियलिस्टिक टाइम टेबल होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। मान लो आप कोई बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कुछ वाइल्ड थॉट्स आ रहे हैं, आप कहीं और का सोच रहे हो, आप फिजिकली तो प्रेजेंट हो बट मेंटली एब्सेंट हो, उस वक्त आप बुक को बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब आप बोल बोल के पढ़ोगे तो जो आपका फोकस है वो रिगेन हो जाएगा। कुछ पढ़ रहे हो तो अपने साथ एक ब्लैंक पेज रख लो, चीज़ों को स्क्रिबल करते रहो। इस तरीके से मेंटल डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होगा। जब भी आपका लेज़ी पीरियड आता है, फॉर एग्जांपल दोपहर में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उस वक्त आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है। फॉर एग्जांपल आप उस वक्त कोई वीडियो देख सकते हो या फिर MCQ सॉल्व कर सकते हो। तो अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करना है, अपने शेड्यूल या रूटीन को ऐसे बनाना है कि डिस्ट्रैक्शन जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। आफ्टर दैट फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर दोस्तों का, फैमिली का आपके पास सपोर्ट है तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। अगर आप घर पे हो तो कोशिश करो कि थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करो। सिर्फ अपने रूम में ही मत बैठे रहो, आपकी जो प्रोग्रेस है उनके साथ शेयर करो। और आई नो कि एक उम्र के बाद पैसा लेना अच्छा नहीं लगता है, बट थोड़ा सा आपको शेमलेस बनना पड़ेगा। सिर्फ ये सोचो ना कि कुछ दिन तक मैं पैसा ले रहा हूँ, इसके बाद इससे ज़्यादा मैं उनको दे दूँगा। तो इस गिल्ट में मत रहो कितनी उम्र होने के बाद भी मैं पैसा ले रहा हूँ। और काफ़ी जगह आप अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कट ऑफ कर सकते हो। बहुत से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप उन फ्री रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। हर चीज़ आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बट जहाँ आपको लगता है कि आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए तो आप बेझिझक सपोर्ट लो। देखो काफ़ी लोग को मैं जानता हूँ जिनकी फैमिली इतनी वेल ऑफ नहीं है कि उनके UPSC प्रिपरेशन का खर्चा उठा सके, और काफ़ी लोग का UPSC ड्रीम इसी वजह से ख़त्म भी हो गया है। तो अगर आपकी फैमिली आपका खर्चा उठा रही है और आप फैमिली से पैसा ले पा रहे हो, देन कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी। फ्री रिसोर्स से याद आया, दिस इज़ द UPSC मेंस PYQ प्रिपेयर्ड बाई नॉट IAS। एक्चुअली ये इनका सोशल मीडिया नेम है, बट इनका रियल नेम है हरीश। एंड आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेल प्रिपेयर्ड मेंस PYQ। यहाँ आपको essay, GS1, GS2, GS3 और GS4 इन सारे पेपर्स को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया गया है। यू कैन सी हियर ऐसे एनालिसिस बाई नॉट IAS। यहाँ देखो ये essay का है, हिस्ट्री, कल्चर, पास्ट से जो भी essay आए हैं यहाँ पे दिया गया है। सोसाइटी, डाइवर्सिटी, यूनिटी, इक्वालिटी से जो भी essay आए हैं यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह आप देख सकते हो ये essay का हो गया, दिस इज़ GS1, एंड इसी तरह आपको GS2, GS3 सबका मिलेगा। इस PDF को हो सकता है टेलीग्राम पे आप काफ़ी जगह देखे हो, काफ़ी लोग अपने अपने नाम से इसको पोस्ट कर रहे हैं, बट द ओनर ऑफ द कंटेंट इज़ द क्रेडिट गोज़ टू नॉट IAS aka Harish. I'll upload this PDF on my Telegram channel and you can download it from there. And the last one is relationship. Here I would say कि if you can then please maintain status quo. क्योंकि क्या है ना कि अगर आपका एक हेल्दी रिलेशन है, आपके बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, देन इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आपका एक बैड रिलेशन है तो या तो आप प्यार ही कर पाओगे या तो UPSC ही कर पाओगे। दोनों ट्राई करोगे तो एक भी ठीक से नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपका रिलेशनशिप है तो आप ब्रेकअप कर लो, बट अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो ज़बरदस्ती प्यार मत ढूंढो। मैंने कईयों को देखा है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ाई तो हो नहीं पाता बट प्यार हो जाता है। सो वो चीज़ हो सके तो अभी अवॉइड करो, बिकॉज क्या होता है ना, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो या फिर प्यार ही कर रहे हो, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। अभी आपके पास इतना एक्स्ट्रा एनर्जी भी नहीं है और ना एक्स्ट्रा टाइम है कि आप कहीं और दे पाओ। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आई वुड से कि अगर आपके बीच में कुछ ऊंच नीच होती है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको चीज़ें संभालने की ज़रूरत है। मान लो आपके बीच में लड़ाई हो रही है तो आप ही छोटे बन जाओ, आप ही सॉरी बोल दो, बिकॉज आपको एक लार्जर गोल देखना है। और अगर आप इस टाइम को लड़ाई झगड़े या फिर यूजलेस आर्ग्यूमेंट में वेस्ट करोगे, देन श्योरली यू आर गोइंग टू बी डूम्ड। नाउ फाइनली आई वांट कि आप में से जो लोग भी जिस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो अपना प्रॉब्लम लिखो, साथ ही आप उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहे हो वो चीज़ भी बताना, सो दैट अगर आपके प्रॉब्लम के साथ कोई रेजोनेट करता है उसको भी एक सॉल्यूशन मिल जाए।